हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 30 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF के साथ साथ जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, ओबिचुरीज, डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इन सभी की भी PDF आपको इस मेंबरशिप में प्रोवाइड कराई जाती है। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। राज्यों को GST से राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए वित्त वर्ष 22 में केंद्र सरकार कितनी राशि उधार लेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। The central government will borrow 1.58 trillion rupees in financial year 22 to compensate states for loss of revenue from GST। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। देखिए, हाल ही में 43वीं GST काउंसिल मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई। इस मीटिंग में तय किया गया कि ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट यानी उपचार की जो मेडिसिन है एम्फोटेरिसिन B, इस पर IGST नहीं लगेगा। साथ ही केंद्र सरकार वित्त वर्ष 22 यानी 2021-22 के लिए 1.58 ट्रिलियन रुपीस बोरो करेगी, ताकि राज्यों को राजस्व प्राप्ति में हुए घाटे की भरपाई की जा सके। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2017 से 5 साल तक राज्यों को राजस्व प्राप्ति में हुए नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो HDFC बैंक हैज़ बीन इम्पोज्ड अ ₹10 करोड़ फाइन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको बता दें कि HDFC बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर 10 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 8 इसको वायलेट किया है। क्या मामला है? देखिए, HDFC बैंक जो भी ऑटो लोन्स देता था तो उसके साथ अपनी GPS डिवाइस भी जो ग्राहक हैं उनको देने के लिए मजबूर करता था। तो क्यों करता था? क्योंकि 2015 से 2019 के बीच में जो इनका ये सेल टारगेट था GSP डिवाइसेस का, इसको पूरा करने के लिए इस तरह के काम ये करता था। तो इसको जो है सही माना नहीं जाता है बैंकिंग सेक्टर में, तो इसीलिए RBI ने इस पर फाइन लगाया है। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो इसके MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सलमान रश्दी इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, कुछ राइटर इस तरह के होते हैं जिनकी बुक्स आपको एक लिस्ट बनाकर रखनी चाहिए उनकी, क्योंकि जो भी अब तक की बुक्स लॉन्च हुई हैं मेन वो एग्ज़ाम में काफ़ी पहले से पूछी जा रही हैं और आगे भी पूछी जाती रहेंगी। जैसे सलमान रश्दी हो गए, चेतन भगत, अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड हैं, अरविंद अडिगा, शशि थरूर, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, अमीश त्रिपाठी। तो इन सब की बुक्स आपके एग्जाम में पूछी जाती रहती है। देखिए, अगर हम बात करें सलमान रश्दी की तो इनकी ये बुक कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मिडनाइट चिल्ड्रन, कि इनको किस बुक के लिए बुकर प्राइज़ मिला था 1981 में? तो आंसर होगा मिडनाइट चिल्ड्रन। और कौन कौन सी इनकी बुक्स हैं? सैटेनिक वर्सेस, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जोसेफ एंटोन ए मेमोर, द गोल्डन हाउस, और यह है कीशोट। तो ये सभी इनकी फेमस बुक हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किस देश ने श्रीलंका के लिए $200 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान की है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो बांग्लादेश हैज़ रिसेंटली प्रोवाइडेड अ $200 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका।
देखिए बांग्लादेश का जो ये सेंट्रल बैंक है इसने 200 मिलियन यूएस डॉलर का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है श्रीलंका के साथ, क्योंकि श्रीलंका के पास जो है फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस चल रहा है, इसके पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचा है ज़्यादा। इसलिए आपको बता दें कि 2020 में बांग्लादेश साउथ एशिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री था, इंडिया से भी ऊपर की इसकी जो है ग्रोथ चल रही थी, अब भी शायद चल रही है, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि श्रीलंका का जो डेट है, एक्सटर्नल डेट जो है इसका, वो 4.05 मिलियन यूएस डॉलर का है, और फिलहाल इसके पास जो फॉरेन रिजर्व है वो 4 मिलियन यूएस डॉलर के हैं। तो इसलिए इसको जो है अपना लोन रिपे करने के लिए ज़रूरत पड़ी है, तो इसने बांग्लादेश से एग्रीमेंट किया है। अच्छा, ये करेंसी स्वैप होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अ करेंसी स्वैप इज़ इफेक्टिवली अ लोन दैट बांग्लादेश विल गिव टू श्रीलंका इन डॉलर्स, यानी बांग्लादेश श्रीलंका को डॉलर्स में ये अमाउंट देगा विद एन एग्रीमेंट दैट द डेट विल बी रीपेड विद इंटरेस्ट इन श्रीलंकन रुपीज़। समझ रहे हैं आप? तो करेंसी स्वैप का मतलब क्या हुआ, एक कंट्री दूसरी कंट्री को किसी करेंसी में लोन दे रहा है, बदले में इंटरेस्ट के बदले वो दूसरी करेंसी में लोन इसमें ले लेता है। जो भी जिस कंट्री को लोन दे रहा है तो उसको जिसमें सुविधा हो उस करेंसी में लोन उसको जो है मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर श्रीलंका के लिए फ़ायदे का ये रहेगा कि अगर वो अपनी जो इसकी करेंसी है श्रीलंकन रुपीज़ जो है, अगर इसी में ये इस लोन को रीपे करे बांग्लादेश को, तो इसके लिए ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट से ये बोरो करेगा तो इसको काफ़ी जो है महंगा पड़ेगा। तो इसलिए बांग्लादेश इसको प्रोवाइड कराएगा डॉलर्स में, ताकि ये अपना रीपे कर सके जहाँ भी इसको रीपे करना है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ श्रीलंका बांग्लादेश को अपनी जो करेंसी है श्रीलंकन रुपी इसी में ही वापस करेगा। तो ये इसलिए श्रीलंका को फायदे का सौदा है। आईपीएल 2021 के शेष मैचों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सऊदी अरब अमीरात विल होस्ट द रिमेनिंग आईपीएल 2021 मैचेस। तो देखिए सितंबर से अक्टूबर की विंडो रखी गई है, और इसमें जो आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में होस्ट करेगा आईपीएल 2021। आपको बता दें कि इससे पहले जो पिछले साल 2020 का एडिशन रहा है ये भी यूएई में ही हुआ था। और आईपीएल 2 यानी 2009 का आईपीएल था, जो सेकंड सीजन था आईपीएल का, इसको साउथ अफ्रीका द्वारा होस्ट किया गया था, याद रखिएगा। और आईपीएल 7 जो आईपीएल 2014 का हुआ था, ये यूएई और इंडिया इन दोनों ने होस्ट किया था मिलकर। तो ये आपको जानना चाहिए कि कब कब आईपीएल जो है फॉरेन कंट्रीज़ में होस्ट किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें बीसीसीआई की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, ऑनररी सेक्रेटरी हैं क्रिकेट जगत में काफ़ी जाना माना नाम जे शाह, और ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट में कितना बड़ा नाम है इनका, जे शाह। और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं ब्रिजेश पटेल। चिली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सुब्रता भट्टाचार्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ चिली। अच्छा, जो ये है ना चिली, इसको वैसे स्पेनिश में जो इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है वो है चिले, ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं इसको चिली। तो चिली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में सुब्रता भट्टाचार्य को नियुक्त सजग का निर्माण किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो गोवा शिपयार्ड हैज़ कंस्ट्रक्टेड द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल वेसल सजग। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? सजग। जानते हैं इसके बारे में। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है हमारे अजीत डोभाल, तो इन्होंने एक इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है सजग इसका नाम है, इसको जो है सर्विस में इंक्लूड किया है। आपको बता दें कि जो ये सजग है इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। यही क्वेश्चन एक और फॉर्मेट में भी पूछा जाता है कि सजग क्या है, व्हाट इज सजग, और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं छोटे छोटे। एक दिया जाता है कि ये क्या ये एस्टेरॉइड है, क्या ये आपका कोई कोविड-19 की मेडिसिन है, इस तरह से भी आ सकता है, क्या ये कोई या फिर आप इसको कह सकते हैं क्या ये कोई मिसाइल है, और चौथा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कि ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है।
इस तरह से आ जाता है। क्या ये कोई एयरक्राफ्ट है, इस तरह से भी आ सकता है। क्या ये कोई गन है, इस तरह से भी आ सकता है। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें आपको बताना होता है कि सजग क्या है। तो उस फॉर्मेट में भी आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, होते क्या हैं ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल क्या होते हैं? देखिए, हर कंट्री का जो अपना इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होती है, तो उसकी ये पूरी उस पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। साथ ही जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी होती है, जो कोस्टल एरियाज़ की पूरी पेट्रोलिंग होती है, उसको ये करने का कार्य करते हैं। डिज़ास्टर रिलीफ में इनका काफ़ी योगदान रहता है। जैसे बाढ़ आ जाती है या फिर ये जैसे साइक्लोन आ जाते हैं, तो इसमें इनकी सहायता ली जाती है। एक तरह का आप वेसल समझ रहे हैं, इस एक तरह के जैसे आप कोई बड़ी शिप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने एस्ट्राजेनेका से भारत में 3 डायबिटीज ड्रग ब्रांड्स के ट्रेडमार्क के अधिकार प्राप्त किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो सन फार्मा हैज एक्वायर्ड द राइट्स टू ट्रेडमार्क्स ऑफ 3 डायबिटीज ड्रग ब्रांड्स इन इंडिया फ्रॉम एस्ट्राजेनेका। देखिए, ये डायबिटीज़ ड्रग है डेपेग्लिफ्लोजिन। तो इसको जो है सन फार्मा अब ऑक्सरामेट और ऑक्सराडू इस नाम से जो है अब इसको जो है इसका प्रोडक्शन करेगी। तो एस्ट्राजेनेका एबी जो कि एक स्वीडिश ब्रिटिश कंपनी है, तो इससे इसने ये राइट्स लिए हैं। हालांकि इसका हेडक्वार्टर्स जो है ये इंग्लैंड में है, स्वीडन की कंपनी है ये, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। भारत में भी इसकी एक ब्रांच है, सब्सिडरी है एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो टी.एम. कल्याणन, ही वॉज द लास्ट सर्वाइविंग फॉर्मर मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ही हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो देखिए, तमिलनाडु से थे ये और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे। और इन्होंने 19 साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट इन्होंने किया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये यंगेस्ट मेंबर थे और सलेम डिस्ट्रिक्ट जिला बोर्ड के भी प्रेसिडेंट ये रह चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 29। देखिए, जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी? न्यूजीलैंड की सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। तो इन दोनों ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर ऑफिशियली चढ़ाई की थी। किस दिन की थी? 29 मई 1953 को, May 29, 1953 को। तो इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो 2008 में नेपाल ने डिसाइड किया था कि हम May 29 को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाएंगे। अच्छा, आप ये याद रखिएगा कि बिल्कुल हाल ही में चाइना और नेपाल ने जो फिर से इसकी कैलकुलेट की है, इसकी हाइट वो है 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट की जो इसकी आप कह सकते हैं जो इसकी हाइट है, ठीक है, वो आप याद रखिएगा। ये हाल ही में रिवाइज की है चाइना और नेपाल ने। और ये तो आपको मालूम होगा कि ब्रिटिश ऑफिसर थे एक, जिनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। तो इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। अच्छा, बेसिकली क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 साइड से चढ़ सकते हैं, चाइना से और नेपाल से। तो ये वाला जो है ये साउथ ईस्ट रीज है, ये नेपाल से जाने का रास्ता है, और ये है चीन से जाने का रास्ता, ये है नॉर्थ रीज। निम्नलिखित में से कौन यूएई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय अभिनेता बन गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एक्टर संजय दत्त हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू रिसीव यूएई गोल्डन वीज़ा। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। तो देखिए, संजय दत्त यूनाइटेड अरब अमीरात क्या गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले पहले एक्टर बन गए हैं। ये वीज़ा बेसिकली 5 से 10 साल का रेजिडेंसी वीज़ा होता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन ये होती है कि जिसको भी प्रोवाइड किया जाता है उसको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कंट्री में करना होता है, यूएई में इन्वेस्टमेंट उसको करना होता है।
निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम आयन बैटरी के पुनर्चक्रण के लिए एटेरो के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये बैंकिंग एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखने में ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, बैंक के एग्ज़ाम में आ जाते हैं, बाकी एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सो देखिए आंसर होगा ऑप्शन डी। सो MG मोटर इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद एटेरो फॉर रिसाइकलिंग लिथियम आयन बैटरीज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आपको जैसे बताया ये एटेरो क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये अब जी मोटर इंडिया के साथ मिलकर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं इसमें जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं इनको रिसाइकल और रीयूज़ करने का जो है काम करेगी। वाइपर एक मोबाइल रोबोट है जिसे चंद्रमा पर पानी खोजने के लिए किस देश द्वारा लॉन्च करने की योजना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। So, Viper is a mobile robot planned to be launched by United States to search water on moon. तो 2023 के अंत में इसको लॉन्च करने की जो है प्लानिंग कर रहा है यूएस से। क्या फुल फॉर्म है इसकी? वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन। तो लूनर सरफेस पर आइस और अदर रिसोर्सेज इन सभी की खोज ये करने वाला है। अगर हम बात करें नासा की यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नासा अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी इसको लॉन्च करेगा और इसको सेटअप करेगा और इसमें इसरो भी इसका की पार्टनर है। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस दिन को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी NTD डे घोषित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो द 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिक्लेयर्ड January 30 एज वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज NTD डे। देखिए हाल ही में जो है 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चल रही है, तो इसी में ये डिसीजन लिया गया है कि 30 जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया जाएगा और ये प्रपोज किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा। तो आज हमारे करंट अफेयर्स में इसी की चर्चा है, संयुक्त अरब अमीरात की। ठीक है, तो इसने प्रपोज किया था कि 30 जनवरी को इस दिन के रूप में मनाया जाए। साथ ही आपको बता दें लंदन डिक्लेरेशन ऑन NTDs 30 जनवरी 2012 को इसको एडॉप्ट किया गया था और 2020 में जो ये वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ NTD डे है इसको जो है इनफॉर्मली मनाया गया था 2020 में पहली बार, लेकिन अब इसको जो है फॉर्मली मनाया जाएगा, ऑफिशियली इसको मनाया जाएगा। अच्छा, जैसे नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि इसका मतलब क्या है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। इसका मतलब होता है जो भी अफ्रीका, एशिया, अमेरिकाज इनके जो डेवलपिंग रीजन्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो गरीब हैं जिनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर ये डिजीज़ काफ़ी देखने को मिलती हैं और इन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं जाता है। और ये वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइटिक इन सभी के कारण होती हैं। तो देखिए जैसे HIV एड्स है, मलेरिया है, TB है, इन सब पर तो रिसर्च भी होती है और अच्छा ध्यान भी जाता है, लेकिन कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता है, तो उनको बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ेज़। जैसे यहाँ पर दिया गया है स्नेक बाइट, एनवेनोमेशन, स्केबीज, यॉज, ट्रैकोमा और लिस्मेनियासिस और चागाज डिजीज़। कर्नाटक के स्वतंत्रता सेनानी और नागरिक कार्यकर्ता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो HS डोरे स्वामी was the freedom fighter and citizen activist from Karnataka who passed away recently। और इनको कीपर ऑफ कर्नाटकास कंसाइंस इस नाम से जाना जाता था। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूडान? खार्टूम। उज्जैनी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। पलक कोहली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? बैडमिंटन एंड सी इज अ पैरा बैडमिंटन प्लेयर। नुगोजी ओकोंजो इवेला जो कि नाइजीरिया की हैं इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO।
वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी NIO गोवा। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने पांचों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर किया कीजिए। व्हाट वाज KGB? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया? हु इज़ नोन एज इजराइल्स फाउंडिंग फादर? करंटली वैक्सीन्स अट्रैक्ट हाउ मच % GST? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY वॉज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? देखिए फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, हमने अब तक 3 स्कीम कवर कर ली हैं। देखिए, हमेशा एस्पिरेंट क्या करते हैं कि स्कीम एकदम से रिवाइज नहीं कर पाते हैं, या फिर सारी स्कीम्स एकदम से एग्ज़ाम आते ही एकदम से उनको तैयार करना आसान नहीं होता है। तो आप हमारे साथ चलिए, अब हम जो है सभी स्कीम्स को तैयार करेंगे 2020, 21, ठीक है, जो भी आपकी लेटेस्ट स्कीम रही है इनको तैयार करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ साथ चलेंगे तो आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। अब ये प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप स्कीम प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें तीनों स्कीम्स आपको दिख जाएंगी। तो हमारे साथ साथ चलिए, आपकी स्कीम भी कवर होती जाएगी। तो इन तीनों स्कीम्स को आप कवर कर लीजिएगा, ये वाली स्कीम भी उसमें इंक्लूड की हुई है। तो इससे क्या होगा, साथ साथ चलेंगे तो आपकी स्कीम का बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, साथ साथ ही आपको याद होती रहेंगी। और इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें ज़रूर से बताया कीजिए। साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।